आज के इस एपिसोड में मैं आपको महान कहानीकार और उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप भी किसी से नहीं डरेंगे। दफ्तर का बाबू एक बेजबान जीव है, मजदूरों को आंखें दिखाओ तो वह त्योरियां बदल कर खड़ा हो जाएगा। कुली को एक डांट बताओ तो सिर से बोझ फेंक कर अपनी राह लेगा। किसी भिखारी को दुत्कारो तो वह तुम्हारी और गुस्से की निगाह से देखकर चला जाएगा। यहां तक कि गधा भी कभी कभी तकलीफ पाकर दो लत्तियां झाड़ने लगता है। मगर बेचारा दफ्तर का बाबू, उसे आप चाहे आंखें दिखाएं, डांट बताएं, दुत्कारें या ठोकरे मारे, उसके माथे पर बल नहीं आएगा। उसे अपने विकारों पर जो अधिकार होता है वह शायद किसी संयमी साधु में भी हो। संतोष का पुतला, सब्र की मूर्ति, सच्चा आज्ञाकारी गरज, उसमें तमाम मानवीय अच्छाइयाँ मौजूद होती हैं। खंडहर के भी एक दिन भाग्य जागते हैं। दिवाली के दिन उस पर भी रोशनी होती है। बरसात में उस पर हरियाली छा जाती है। प्रकृति की दिलचस्पियों में उसका भी हिस्सा है। मगर इस गरीब बाबू के नसीब कभी नहीं जागते। इसकी अंधेरी तकदीर में रोशनी का जलवा कभी दिखाई नहीं देता। इसके पीले चेहरे पर कभी मुस्कुराहट की रोशनी नजर नहीं आती। इसके लिए सूखा सावन है, कभी हरा भादो नहीं। लाला फतेहचंद ऐसे ही एक बेजबान जीव थे। कहते हैं मनुष्य पर उसके नाम का भी असर पड़ता है। फतेहचंद की दशा में यह बात सत्य सिद्ध न हो सकी। यदि उन्हें हारचंद कहा जाए तो कदाचित यह अत्युक्ति न होगी। दफ्तर में हार, जिंदगी में हार, मित्रों में हार, जीवन में उनके लिए चारों निराशाएं ही थी। लड़का एक भी नहीं, लड़कियां तीन, भाई एक भी नहीं, भौजाइयां दो। गांठ में कौड़ी नहीं मगर दिल में दया और मुरव्वत। सच्चा मित्र एक भी नहीं जिससे मित्रता हुई। उसने धोखा दिया। ऊपर से तंदुरुस्ती भी अच्छी नहीं। 32 साल की अवस्था में बाल खिचड़ी हो गए थे। आंखों में ज्योति नहीं, हाजमा चौपट, चेहरा पीला, गाल चिपके, कमर झुकी हुई, न दिल में हिम्मत न कलेजे में ताकत। 9 बजे दफ्तर जाते और 6 बजे शाम को घर लौट आते। फिर घर से बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती। दुनिया में क्या होता है इसकी उन्हें बिल्कुल खबर न थी। उनकी दुनिया, लोक परलोक, जो कुछ था बस दफ्तर था। नौकरी की खैर मनाते और जिंदगी के दिन पूरे करते थे। न धर्म से वास्ता था, न दीन से नाता, न कोई मनोरंजन, न कोई खेल। ताश खेले हुए भी शायद एक मुद्दत गुजर गई थी। जाड़ों के दिन थे। आकाश पर कुछ कुछ बादल छाए हुए थे। फतेहचंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल चुके थे। दफ्तर से आकर वह किसी से कुछ न बोलते। चुपके से चारपाई पर लेट जाते और 15-20 मिनट तक बिना हिले डुले पड़े रहते। तब कहीं जाकर उनके मुंह से आवाज निकलती। आज भी प्रतिदिन की तरह वे चुपचाप पड़े थे कि एक ही मिनट में बाहर से किसी ने पुकारा। छोटी लड़की ने जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि दफ्तर का चपरासी है। शारदा पति के मुंह हाथ धोने के लिए लोटा गिलास मांज रही थी। बोली, उससे कह दो क्या काम है, अभी तो दफ्तर से आए ही हैं। और बुलावा आ गया। चपरासी ने कहा, अभी फिर बुला लाओ, कोई बड़ा जरूरी काम है। फतेहचंद की खामोशी टूट गई। उन्होंने सिर उठाकर पूछा, क्या बात है। शारदा बोली, कोई नहीं, दफ्तर का चपरासी है। फतेहचंद सहम कर बोले, दफ्तर का चपरासी? क्या साहब ने बुलाया है? शार बुला रहे हैं। ये कैसा साहब है तुम्हारा, जब देखा बुला लिया। सुबह गए थे, अभी घर लौटे हो, फिर बुलावा आ गया। फतेहचंद ने संभल कर कहा, जरा सुन लूं। इसलिए बुलाया है, मैंने सब काम खत्म कर दिया था, अभी आता हूं। शारदा बोली, जरा जलपान तो करते जाओ, चपरासी से बातें करने लगोगे तो तुम्हें अंदर आने की याद भी नहीं रहेगी। ये कहकर वह एक प्याली में थोड़ी सी दालमोट और सेव लाई। फतेहचंद उठकर खड़े हो गए, लेकिन खाने की चीजें देखकर फिर चारपाई पर बैठ गए, प्याली की ओर चाव से देखते हुए। थोड़ा झिझक कर बोले, लड़कियों को दे दिया है ना? हाँ हाँ, दे दिया है। तुम तो खाओ। इतने में चपरासी ने फिर पुकारा, बाबूजी हमें बड़ी देर हो रही है। शारदा झुंझला कर बोली, कह क्यों नहीं देते कि इस वक्त नहीं आएंगे। फतेहचंद ने जल्दी जल्दी दालमोट की 2-3 फांकियां मुंह में डाली, एक गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़े। शारदा पान बनाती ही रह गई। चपरासी बोला, बाबूजी आपने बड़ी देर कर दी, अब जरा लपक कर चलिए। फतेहचंद ने 2 कदम दौड़कर कहा। फतेहचंद ने 2 कदम दौड़ की तरह, चाहे डांट लगाएं या दांत दिखाएं, हमसे दौड़ा नहीं जाता। बंगले पर ही है न। चपरासी बोला, भला वह दफ्तर क्यों आने लगा, बादशाह है कि दिल लगी। चपरासी तेज चलने का आदी था। बेचारे बाबू फतेहचंद धीरे धीरे चलते थे। थोड़ी ही दूर चलकर वे हांफने लगे। मगर मर्द थे, यह कैसे कहते कि भाई जरा और धीरे चलो। हिम्मत करके कदम उठाते जाते थे, यहाँ तक कि जांघों में दर्द होने लगा। आधा रास्ता खत्म होते होते पैरों ने जैसे उठने से इनकार कर दिया। सारा शरीर पसीने से तर हो गया। सिर चकराने लगा। आंखों के सामने तितलियां उड़ने लगी। चपरासी ने ललकारा, जरा कदम बढ़ाकर चलो बाबू। फतेहचंद ने बड़ी मुश्किल से कहा, तुम जाओ, मैं आता हूं। वे सड़क के किनारे पटरी पर बैठ गए और सिर को दोनों हाथों से थामकर दम लेने लगे। चपरासी ने उनकी यह दशा देखी तो आगे बढ़ गया।
फतेहचंद डर गए, कहीं ये शैतान जाकर न जाने साहब से क्या कह दे, फिर तो गजब ही हो जाएगा। वे जमीन पर हाथ टेक कर उठे और फिर चल पड़े, मगर कमजोरी से शरीर कांप रहा था। इस हालत में एक छोटा सा बच्चा भी उन्हें जमीन पर गिरा सकता था। बेचारे किसी तरह गिरते पड़ते। साहब के बंगले पर पहुंचे। साहब बंगले पर टहल रहे थे, बार बार फाटक की तरफ देखते और किसी को आता न देख मन ही मन झुंझलाते। चपरासी को देखते ही आंखें तरेर कर बोले, इतनी देर कहाँ था? चपरासी ने बरामदे की सीढ़ी पर खड़े खड़े कहा, हुजूर। जब वो आए तब तो मैं तो दौड़ा चला आ रहा हूँ। साहब ने पैर पटक कर कहा, बाबू क्या बोला? चपरासी बोला, आ रहे हैं हुजूर, घंटा भर में तो घर से निकले, इतने में। फतेहचंद हाथे के तार के अंदर से निकलकर वहां पहुंचे और साहब को सिर झुकाकर सलाम किया। साहब कड़क कर बोले, अब तक कहाँ था? फतेहचंद ने साहब का तमतमाया चेहरा देखा तो उनका खून सूख गया। धीरे से बोले, हुजूर, अभी अभी तो दफरासी ने आवाज दी, हाजिर हुआ। साहब गरजकर बोले, झूठ बोलता है, हम घंटा भर से खड़ा है। फतेहचंद ने संभल कर कहा, हुजूर मैं झूठ नहीं बोलता, आने में चाहे जितनी देर हो गई हो, मगर घर से चलने में मुझे बिल्कुल देर नहीं हुई। साहब ने हाथ की छड़ी घुमाते हुए कहा, चुप रह सुअर, हम घंटा भर से खड़ा है, अपना कान पकड़ो। फतेहचंद ने खून का घूंट पीकर कहा, हुजूर मुझे 10 साल काम करते हो गए। साहब ने फिर गरज कर कहा, चुप रह सुअर, हम कहता है अपना कान पकड़ो। फतेहचंद ने धीमे स्वर में कहा, जब मैंने कोई कसूर किया हो। साहब ने चपरासी की ओर देखकर कहा, इस सुअर का कान पकड़ो। चपरासी ने दबी जुबान से कहा, हुजूर यह भी मेरे अफसर हैं। साहब ने गुस्से में कहा, हम कहता है इसका कान पकड़ो, नहीं तो हम तुमको हंटरों से मारेगा। चपरासी बोला, हुजूर मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ, मार खाने नहीं। मैं भी इज्जतदार आदमी हूँ। हुजूर आप में दे वह बजा लाऊंगा, लेकिन किसी की इज्जत नहीं बिगाड़ सकता। नौकरी तो 4 दिन की है, 4 दिन के लिए क्यों जमाने भर से बिगाड़ करूं? अब साहब का क्रोध काबू से बाहर हो गया। हंटर लेकर दौड़े कि यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं, तो भाग खड़ा हुआ। फतेहचंद अब तक चुपचाप खड़े थे, चपरासी को न पाकर। साहब उनके पास आए और उनके दोनों कान पकड़कर जोर से हिला दिए। बोले, तुम सुअर, गुस्ताखी करता है, जाकर ऑफिस से फाइल लाओ। फतेहचंद ने कान सहलाते हुए कहा, कौन सी फाइल? हुजूर साहब गरजे, तुम बहरा है, सुनता नहीं? हम फाइल मांगता है। फतेहचंद ने हिम्मत करके पूछा, हुजूर कौन सी फाइल? मांगकर बोले, वही फाइल जो हम मांगता है, वही फाइल लाओ, अभी लाओ। बेचारे फतेहचंद को अब और कुछ पूछने की हिम्मत न हुई। साहब बहादुर वैसे ही तेज मिजाज थे, ऊपर से हुकूमत का घमंड और सबसे बढ़कर शराब का नशा। अगर हंटर लेकर टूट पड़ते तो बेचारा क्या कर लेता। वे चुपचाप दफ्तर की ओर चल पड़े। साहब पीछे से चिल्लाए, दौड़कर जाओ, दौड़ो। फतेहचंद ने कहा, हुजूर मुझसे दौड़ा नहीं जाता। साहब बोले, ओह तुम बहुत सुस्त हो गया है, हम तुमको दौड़ना सिखाएगा, दौड़ो, तुम अब भी नहीं दौड़ेगा। यह कहकर साहब फिर हंटर लेने चले। तेचंद दफ्तर के बाबू होने पर भी आखिर मनुष्य ही थे। यदि वे बलवान होते तो उस बदमाश का खून पी जाते, अगर उनके पास कोई हथियार होता तो जरूर चला देते। लेकिन उस हालत में मार खाना ही उनकी तकदीर में लिखा था। वे बेतहाशा भागे और फाटक से निकलकर सड़क पर आ गए। फतेहचंद दफ्तर नहीं गए, जाकर करते भी क्या? साहब ने फाइल का नाम तक नहीं बताया। वे धीरे धीरे घर की ओर चल पड़े, मगर इस बेइज्जती ने जैसे उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी थीं। वे सोचते जाते थे, माना कि वे शारीरिक बल में साहब से कम थे, उनके हाथ में कोई हथियार भी न था, लेकिन क्या वह उसकी बातों का जवाब नहीं दे सकते थे? उनके पैरों में जूते तो थे, क्या वे जूतों से काम नहीं ले सकते थे? फिर क्यों उन्होंने इतनी जिल्लत बर्दाश्त की? मगर इलाज ही क्या था? यदि वह क्रोध में उन्हें गोली मार देता तो उसका क्या बिगड़ता? शायद 1-2 महीने की सादी कैद हो जाती, संभव है 200-400 रुपये जुर्माना हो जाता, मगर इनका परिवार तो मिट्टी में मिल जाता। संसार में कौन था जो इनके स्त्री बच्चों की खबर लेता? वे किसके दरवाजे हाथ फैलाते? यदि उनके पास इतने रुपए होते कि उनके कुटुंब का पालन हो जाता, तो वे आज इतनी जिल्लत न सहते, या तो मर ही जाते या उस शैतान को कुछ सबक ही दे देते। अपनी जान का उन्हें डर न था। जिंदगी में ऐसा कौन सा सुख था जिसके लिए वे इस तरह डरते? ख्याल था तो बस परिवार के बर्बाद हो जाने का। आज फतेहचंद को अपनी शारीरिक कमजोरी पर जितना दुख हुआ उतना कभी न हुआ था। अगर उन्होंने शुरू से ही तंदुरुस्ती का ख्याल रखा होता, कुछ कसरत करते रहते, लाठी चलाना जानते होते, तो क्या उस शैतान की इतनी हिम्मत होती कि वो उनका कान पकड़ता? कम से कम घर से एक छुरी लेकर तो चलना था, और न होता तो 2-4 हाथ जमा देते। पीछे जो होता देखा जाता, जेल जाना ही तो होता, या और क्या? वे ज्यों ज्यों आगे बढ़ते त्यों त्यों उनकी तबीयत अपनी कायरता और बोधेपन पर और भी झल्लाती जाती। अगर वे उचक कर उसे 2-4 थप्पड़ जड़ देते तो क्या होता? यही न कि साहब के खानसामे बैरे सब उन पर टूट पड़ते और मारते मारते बेदम कर देते। बाल बच्चों के सिर पर जो कुछ पड़ता वह तो पड़ना ही था।
मगर साहब को इतना तो मालूम हो जाता कि गरीब को बेगुनाह जलील करना आसान नहीं। आखिर आज मैं मर जाऊं तो क्या हो, तब कौन मेरे बच्चों का पालन करेगा? तब उनके सिर जो कुछ पड़ेगा वह आज ही पड़ जाता तो क्या हर्ज था? इस अंतिम विचार ने फतेहचंद के हृदय में ऐसा जोश भर दिया कि वे लौट पड़े। साहब से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए 2-4 कदम आगे बढ़े, मगर फिर ख्याल आया जो कुछ जिल्लत होनी थी वह तो हो ही चुकी। कौन जाने साहब बंगले पर हों या क्लब चले गए हों। उसी समय उन्हें शारदा की बेबसी और बच्चों का बिना बाप के हो जाने का ख्याल भी आ गया। वे फिर ठिठक गए और आखिरकार लौटकर घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही शारदा ने पूछा, किस लिए बुलाया था? बड़ी देर हो गई। फतेहचंद चारपाई पर लेटते हुए बोले, नशे की सनक थी और क्या। शैतान ने मुझे गालियां दी, जलील किया, बस यही रट लगाया था कि देर क्यों की। निर्दयी ने तो चपरासी से मेरा कान पकड़ने को भी कहा। शारदा गुस्से में बोली, तुमने एक जूता उतार कर मारा नहीं उस सुअर को। फतेहचंद ने कहा। चपरासी बड़ा शरीफ निकला, उसने साफ कह दिया, हुजूर मुझसे यह काम ना होगा। मैं लोगों की इज्जत उतारने के लिए नौकरी नहीं करता। और वह उसी वक्त सलाम करके चला गया। शारदा बोली, यही तो बहादुरी है, तुमने उस साहब को क्यों नहीं फटकारा? फतेहचंद ने कहा, मार तो आया हूं, देखो क्या नतीजा होता है। नौकरी तो जाएगी ही, शायद सजा भी काटनी पड़े। शारदा ने कहा, सजा क्यों काटनी पड़ेगी? क्या कोई इंसाफ करने वाला नहीं है? उसने क्यों गालियां दी, क्यों छड़ी चलाई? फतेहचंद बोले, उसके सामने मेरी कौन सुनेगा, अदालत भी उसी की तरफ हो जाएगी। शारदा ने दृढ़ स्वर में कहा, हो जाए, मगर देख लेना अब किसी साहब की यह हिम्मत नहीं होगी कि किसी बाबू को गालियां दे बैठे। तुम्हें चाहिए था कि ज्यों ही उसके मुंह से गाली निकली लपक कर एक जूता रसीद कर देते। फतेहचंद ने कहा, तो फिर इस वक्त जिंदा लौट भी न सकता, जरूर मुझे गोली मार देता। शारदा ने शांत पर ठोस आवाज में कहा, देखी जाती। फतेहचंद हल्का सा मुस्कुराए, फिर तुम लोग कहाँ जाते? शारदा बोली, जहां ईश्वर की मर्जी होती। आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज इज्जत। इज्जत गंवाकर बाल बच्चों की परवरिश नहीं की जाती। तुम उस शैतान को मार कर आते तो मैं फूली न समाती, तो शायद मैं तुम्हारी सूरत से भी घृणा करती, यूं जबान से कुछ ना कहती, मगर दिल से तुम्हारी इज्जत चली जाती। अब जो कुछ सिर पर आएगा खुशी से झेल लूंगी। फिर अचानक बोली, अरे कहाँ जाते हो? सुनो सुनो, कहाँ जाते हो? फतेहचंद जैसे दीवाने होकर जोश में घर से निकल पड़े। शारदा पुकारती रह गई, लेकिन वे रुकने वाले न थे। अब वे फिर साहब के बंगले की तरफ जा रहे थे, डर से सहमे हुए नहीं, बल्कि गर्व से गर्दन उठाए हुए। उनके चेहरे पर पक्का इरादा साफ झलक रहा था। उनके पैरों में अब वह कमजोरी नहीं थी, आंखों में वह बेबसी नहीं रही। वही कमजोर, पीला, दुबला, पतला बाबू अब एक मर्दाना चेहरा बन चुका था, हिम्मत से भरा हुआ। मजबूत और अडिग रास्ते में उन्होंने एक दोस्त के घर जाकर एक डंडा लिया और अकड़ते हुए साहब के बंगले पर जा पहुंचे। उस वक्त रात के 9 बजे थे। साहब खाने की मेज पर बैठे थे, मगर आज फतेहचंद ने उनके खाने खत्म होने का इंतजार नहीं किया। जैसे ही खानसामा कमरे से बाहर निकला, उन्होंने चिक उठाई और सीधे अंदर जगमगा रहा था। जमीन पर ऐसी कालीकिन बिछी थी जैसी फतेहचंद ने अपनी शादी में भी न देखी होगी। साहब बहादुर ने उन्हें देखा और क्रोध से भरकर बोले, तुम क्यों आया? बाहर जाओ। क्यों अंदर चला आया? फतेहचंद ने डंडा संभाल कर सीधे खड़े खड़े कहा, तुमने मुझसे अभी फाइल मांगी थी, वही फाइल लेकर आया हूं। खाना खा लो, फिर दिखाऊंगा। तब तक मैं बैठा हूं। एक पल रुके, फिर धीमे मगर सख्त स्वर में बोले, इत्मीनान से खाओ, शायद यह तुम्हारा आखिरी खाना हो, इसलिए पेट भर कर खा लो। साहब सन्नाटे में आ गए। फतेहचंद की तरफ डर और क्रोध भरी नजर से देखा और हल्का सा कांप उठे। फतेहचंद के चेहरे पर पक्का इरादा साफ झलक रहा था। साहब समझ गए, यह आदमी इस वक्त मरने मारने पर उतारू होकर आया है। ताकत में फतेहचंद उनसे कहीं कम थे, लेकिन यह तय था कि वह ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से देने को तैयार हैं, अगर साहब वह डंडा लेकर टूट पड़ते। हाथापाई में जीतने का भरोसा साहब को जरूर था, लेकिन यूं बैठे बैठाए डंडे खाना भी कोई समझदारी नहीं थी। कुत्ते को आप डंडे से मारिए, ठुकराइए, मगर तभी तक जब तक वह गुर्राता नहीं। एक बार वह गुर्रा कर दौड़ पड़ा तो फिर आपकी हिम्मत कहाँ जाती है। इस वक्त साहब बहादुर की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। जब तक उन्हें यकीन था कि फतेहचंद सब कुछ चुपचाप सह लेंगे, तब तक वह शेर थे। अब सामने वही आदमी त्योरियां चढ़ाए, डंडा थामे, घात लगाए खड़ा था। जरा सा भी कड़ा शब्द निकला और डंडा चल सकता था। वे अधिक से अधिक फतेहचंद को नौकरी से निकाल सकते थे, लेकिन अगर बात हाथापाई तक पहुंचती तो मार खाने का डर भी था, ऊपर से मुकदमे का झंझट, बदनामी, सब कुछ सामने था। आखिर एक समझदार और दूरदर्शी आदमी की तरह साहब ने बात बदलते हुए कहा, ओहो, हम समझ गया, आप हमसे नाराज हैं। हमने क्या आपको कुछ कहा है? आप क्यों नाराज हैं?
फतेहचंद तनकर बोले, तुमने अभी आधा घंटा पहले मेरे कान पकड़े थे और मुझसे सैकड़ों उल जलूल बातें कही थी। क्या इतनी जल्दी भूल गए? साहब हंस पड़े। मैं आपका कान पकड़ा? हा, क्या मजाक है? क्या मैं पागल हूं या दीवाना? फतेहचंद ने सख्त आवाज में कहा, चपरासी गवाह है। तुम्हारे नौकर चाकर सब देख रहे थे। साहब ने टालते हुए पूछा, कब की बात है? फतेहचंद बोले, अभी अभी कोई आधा घंटा हुआ। तुमने मुझे बुलाया और बिना कारण मेरे कान पकड़े, धक्के दिए। साहब थोड़े ढीले पड़े। ओ बाबूजी, उस वक्त हम नशे में था। बेरे ने ज्यादा पिला दिया था। हमें कुछ खबर नहीं हुआ। माय गॉड, हमें कुछ याद नहीं। नशे में अगर तुमने गोली मार दी होती तो क्या मैं मर न जाता? अगर तुम्हारे लिए नशे में सब माफ है तो मैं भी अभी नशे में हूं। फिर डंडा कसकर पकड़ते हुए बोले, सुनो मेरा फैसला, या तो अपने कान पकड़ो और कसम खाओ कि फिर कभी किसी भले आदमी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करोगे, या मैं आकर तुम्हारे कान पकड़ूंगा। समझ गए? जरा भी हिले तो डंडा पड़ेगा। साहब ने बनावटी हंसी हंसकर कहा, वेल बाबूजी, आप तो मजाक कर रहा है। अगर हमने आपको बुरा कहा तो हम माफी मांगता है। फतेहचंद गरज कर बोले, नहीं, कान पकड़ो। साहब इतनी आसानी से अपमान सहने वाले न थे। झटके से उठे और फतेहचंद के हाथ से डंडा छीनने की कोशिश की, मगर फतेहचंद पहले से ही तैयार थे। जैसे ही साहब उठे, फतेहचंद ने पूरा जोर लगाकर डंडा चला दिया। चोट सीधे सिर पर पड़ी। साहब का सिर झंझना उठा। कुछ पल तक सिर पकड़कर खड़े रहे, फिर दांत पीसकर बोले, हम तुमको बर्खास्त कर देगा। फतेहचंद ने शांत मगर दृढ़ स्वर में कहा, उसकी मुझे परवाह नहीं, मगर आज मैं तुम्हें बिना कान पकड़वाए नहीं जाऊंगा। कान पकड़कर वादा करो कि फिर किसी भले आदमी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करोगे, नहीं तो अगला डंडा तैयार है। यह कहकर उन्होंने फिर डंडा उठा लिया। पहली चोट अभी साहब भूले नहीं थे। आखिर उन्होंने डरकर अपने कान पकड़ लिए। अब खुश उन्होंने धीमे स्वर में कहा। फतेहचंद बोले, फिर कभी किसी को गाली नहीं दोगे? कभी नहीं। अगर फिर ऐसा किया तो समझ लेना मैं कहीं दूर नहीं हूं। नहीं, कभी नहीं। फतेहचंद ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूं, तुमसे मेरा इस्तीफा है। कल मैं लिखकर भेज दूंगा कि तुमने मुझे गालियां दी, इसलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता। समझ गए? साहब घबरा कर बोले, आप इस्तीफा क्यों देता है? हम आपको बर्खास्त नहीं करता। फतेहचंद ने साफ शब्दों में कहा, अब मैं तुम्हारे जैसे पाजी आदमी की मातहती नहीं करूंगा। यह कहकर फतेहचंद कमरे से बाहर निकले और बड़े इत्मीनान से घर की ओर चल पड़े। आज उन्हें सच्ची विजय का अनुभव हो रहा था। ऐसी खुशी उन्हें जीवन में कभी नहीं मिली थी। यह उनकी जिंदगी की पहली जीत थी। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।